डेल्टा आर इक्वल टू गिवन है, क्या क्या वैल्यू गिवन है, 2 टू द पावर आर माइनस 1, आर प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई आर, और ये है 4r क्यूब माइनस 2nr। दूसरे में है a b और ये c, और थर्ड में है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n अलग है और माइनस 1 अलग है, 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर है n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, और यहाँ पर है n क्यूब और इंटू n प्लस 1, और n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हमें सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n डेल्टा r की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिग्मा ऑपरेट कराते हैं। तो सबसे पहला काम सिग्मा ऑपरेट करा देते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n डेल्टा r। और एक बात तो क्लियर है कि सिग्मा कहाँ पर जाएगा, सिग्मा जाएगा वहीं पर जहाँ पर r की वैल्यू वेरिएबल के टर्म में है, तो फर्स्ट रो में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 2 टू द पावर r माइनस 1, यहाँ पर आ गया सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और r एलसीएम लेने के बाद r प्लस 1, और जो अपॉन वाला r है उसको मैंने ऊपर लिख दिया। और यहाँ पर सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n जब लेंगे तो 4 को बाहर ले लेंगे तो r क्यूब हो जाएगा, माइनस 2n को बाहर ले लेंगे तो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r हो जाएगा। सेकेंड में ए बी सी आ जाएगा सेकेंड रो में, और थर्ड रो में जो है वो 2 टू द पावर n माइनस 1, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, और n क्यूब के साथ n प्लस 1। ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। अब हम एक एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को उठा लेते हैं यहाँ से और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम प्रीवियसली क्वेश्चंस में कर चुके हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 2 टू द पावर r माइनस 1 में ये एक जीपी बन जाती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके n टर्म तक, और n टर्म क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो फॉर्मूला होता है a की वैल्यू है 1, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मीन्स 2 टू द पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब जरा सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। तो सेकेंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, r प्लस 1 का फैक्टोरियल है इंटू r है डिवाइडेड बाई r प्लस 1 है। तो r प्लस 1 को जो है हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो r प्लस 1 है वो वेट कर रहा है कटने के लिए। तो r प्लस 1 को बाहर निकाला तो r फैक्टोरियल हो गया इंटू r डिवाइडेड बाई r प्लस 1, तो ये r प्लस 1 भी कट हो गया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r इंटू r फैक्टोरियल। ये वैल्यू हमारी आ गई r इंटू r फैक्टोरियल। अब ये अगर आपको याद हो तो ये पुरानी यादें हैं हमारी, पुरानी यादें मतलब जब हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था तब हमने इस टाइप की एक सीरीज़ देखी थी। आपको याद होगा, अगर इसमें r की वैल्यू हम 1 2 3 रखें, r इक्वल टू 1 टू n, तो ये देखिए 1 इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से लेके इस पर जेई ने कई बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। काम करते हैं सीधे इसी टर्म को उठा लेते हैं, r इंटू आर फैक्टोरियल को, इसी को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, r प्लस 1 और इंटू आर कर दिया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, r प्लस 1 ये हमारे पास r प्लस 1 और माइनस 1, तभी तो होगा ना r, क्योंकि हमें r लाना था यहाँ पे। तो r प्लस 1 माइनस 1 करके दिया, और फिर उसमें से r प्लस 1 को एक साथ ले लिया। क्या किया हमने, r प्लस 1 माइनस 1 करके r प्लस 1 के साथ r फैक्टोरियल को अलग ले लिया, और माइनस 1 के साथ r फैक्टोरियल को अलग ले लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो r इंटू आर फैक्टोरियल को यहाँ पर ये रख दिया। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल को आप क्या रखोगे यहाँ पे, देख लो आप, यहाँ पे 1 रखोगे r की जगह पे,
तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या रखोगे यहाँ पे आप, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल जब आर की जगह पे 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर अच्छा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको देखो, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर इसी तरीके से इसको आगे सॉल्व करो देखो, और फिर इनको अगर आप प्लस करते हो तो क्या बनता है, कुछ कैंसिल होता है क्या, कोई टर्म कट हो रहा है क्या, कुछ ऐसी वैल्यू हो रही है कि जो हमारे काम में आ रही है। बल्कि इसको और थोड़ा अगर आप सॉल्व कर दें तो देखिए r प्लस वन इंटू आर को आप क्या लिख सकते हो, r प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या भाई, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल को r प्लस वन का फैक्टोरियल लिख लेते हैं। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, r प्लस वन का मतलब ये हो गया 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रख दो या सीधे यहीं रख दो ना, r की जगह पे जब 2 रख रहे थे तो 3 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे तो n तक जब जाओगे आप यहाँ पर तो n इंटू एन फैक्टोरियल जब आप लोगे तो ये क्या आ जाएगा लास्ट में, n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। अब इनको कर देते हैं ऐड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये है, यही तो हमारा एक क्वेश्चन है कि 1 इंटू वन फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से लेके कहाँ तक n इंटू एन फैक्टोरियल। और जब इधर आप ऐड करने की कोशिश करेंगे आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डायगोनली टर्म कट हो रहा है, एक फर्स्ट टर्म बच रहा है और एक लास्ट टर्म बच रहा है। क्या बच गया, n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड वाले की वैल्यू यही दी हुई है, n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस 1, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस 1। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब जाहिर सी बात है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। तो थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये कई बार जेई में आया हुआ है, ये एक अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। 1 इंटू वन फैक्टोरियल 2 इंटू, इस तरह के 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, एक r इंटू आर फैक्टोरियल है, आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल करके। अपने नोट्स में आप देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा ये, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब ज़रा थर्ड वाले में भी ज़रा देखते हैं, सिग्मा ऑपरेट करके, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर 4 बाहर था, r क्यूब है माइनस 2n बाहर है, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r है। तो देखो 4 बाहर निकाल देते हैं, सिग्मा r की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक रखोगे तो सिग्मा n क्यूब बन जाएगा। सिग्मा n क्यूब का फार्मूला सबको पता ही है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर होता है माइनस 2n, और ये सिग्मा n का बन जाएगा 1 2 3 से लेके n तक, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। 2 से 2 ये कट हो जाएगा और ये 4 से 4 कट हो जाएगा, n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और n प्लस वन ये आ जाएगा। एन स्क्वायर और n प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा n प्लस वन माइनस एन, माइनस वन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर और n प्लस वन तो पूरा ही कॉमन हो गया, तो वन से वन कट हो गया तो n क्यूब आ गया और n प्लस वन आ गया। तो शायद यहाँ पर यही हमको चाहिए था, n क्यूब और n प्लस वन। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वाला मिल गया देखो, तो ये तीनों सॉल्व हो गए। तो अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं पड़ेगी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर r माइनस वन को सॉल्व किया तो 2 की पावर n माइनस वन, दूसरे को सॉल्व किया तो n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन, और तीसरे को सॉल्व किया तो n क्यूब और n प्लस वन। सेकेंड में था ABC और थर्ड में था सेम यही 2 की पावर n। अच्छा ये माइनस वन जो है थोड़ा नीचे है, पावर में नहीं है, 2 की पावर n माइनस वन, यहाँ पर n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन, और यहाँ पर n क्यूब के साथ n प्लस वन। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r1 और r3 जो है वो आइडेंटिकल है,
देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या आ गया, 0। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट है जो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, कुछ एनसीईआरटी के से रिलेटेड भी हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आए हुए हैं, जिनमें स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो ये दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन का बनता है वो ये है। तो इसमें लिख लेते हैं पहली जो है डिटर्मिनेंट्स, वो ये है 1 1 और ये 1, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में जो है वो 1 आ जाएगा। सेकेंड में x y और z, और तीसरे में x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करके दिखानी है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है। और इसमें जो है जब हम जेई एडवांस या मेंस में क्वेश्चन करते हैं तो इस टाइप की जब सीरीज दिखती है तो उसमें हम डायरेक्ट ये रिजल्ट ही पुट कर देते हैं। तो इसलिए आप इनको जो है वो अगर याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप ये बहुत छोटे से हैं, आप इनको याद भी रख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा कि जब फर्स्ट में 1 हो, दूसरे में ए बी सी हो या एक्स वाई जेड हो, तीसरे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, तो उनके जो फैक्टर होते हैं बहुत इजी होते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब इनको प्रूव कैसे करते हैं, देखो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जब भी हम देखें तो हमारी कोशिश होती है सबसे पहले 1 लाने के लिए कि 1 कहाँ से आएगा, 1 आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। और दूसरा जब 1 आ जाता है तो फिर हम 1 माइनस 1 करके 0 कर देते हैं, मतलब सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम को फर्स्ट से, इस तरीके से माइनस करके हम 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम होता है हमारा कि 1 आ जाए, जो कि इसमें बना बनाया है, कोई टेंशन नहीं है, 1 दिख रहा है हमको। और दूसरी कोशिश हमारी होती है कि 0 आ जाए। तो ज़रा देखो 1 आ गया है तो हम क्या करेंगे, और हमें फैक्टर भी चिल्ला चिल्ला के हमसे कहते हैं कि हमको क्या लेके आना है। फैक्टर में x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। तो x माइनस वाई कैसे मिलेगा, जब x से y को यानी कि इस कॉलम से इसको माइनस करें, और सेकंड में इसको इससे माइनस करें तो y माइनस जेड मिल जाएगा। या थर्ड को अगर फर्स्ट से माइनस करें तो z माइनस एक्स मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फर्स्ट कॉलम को टच नहीं करते, फर्स्ट कॉलम को टच नहीं करते। वैसे तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपनी आदत ऐसी बना के चलते हैं कि पहले हमने फर्स्ट कॉलम को टच नहीं किया, सेकंड में हमने कर दिया C2 में कर दिया C2 माइनस C3, और C3 में कर दिया C3 माइनस C1। कोई भी दो ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है। जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उससे एक कम हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे 2/2 का होगा तो एक ही एक ऑपरेशन एक बार में होगा, 3/3 का है तो कोई दो ऑपरेशन एक साथ आप कर सकते हैं। तो अब देखिए C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जिसके फैक्टर मैं यहीं पे लिख देता हूँ y प्लस जेड और y माइनस जेड हो जाएंगे। थर्ड में यहाँ 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1, यहाँ z माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड वाली जो रो है आपके पास, बल्कि सेकेंड वाली रो नहीं, सेकेंड वाला जो कॉलम है आपके पास, उसमें आप ध्यान से देखें तो वहाँ y माइनस जेड कॉमन है, और थर्ड कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लिया और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। एक तो y माइनस जेड कॉमन लिया, तो y माइनस जेड, और दूसरा z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो अब देखिए बचेगा क्या, 1 0 0 x, यहाँ 1 जहाँ कॉमन हो गया वहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड कॉमन हो गया तो y प्लस जेड, और z प्लस एक्स ये बच गया हमारे पास।
अब उसके बाद क्या करेंगे हम, दो जीरो हमको मिल चुके हैं, एक पहली रो जो R1 है उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देते हैं, तो एक्सपैंड अलोंग R1। R1 के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि R1 में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा जीरोस दिखाई देते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ एक्सपैंड करेंगे तो 1 आ जाएगा बाहर, और ये माइनस ये हो जाएगा, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा यहाँ पर, और z से z यहाँ पर कट हो जाएगा। तो देखिए फैक्टर हमारा बन गया, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, और z माइनस एक्स आ गया। ये हमने प्रूफ कर लिया, LHS लेके चले थे हम, और ये RHS हमारा आ चुका है। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी किसी को? तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, ये आपको NCERT में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, इजी और इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन जो सबसे छोटा बनेगा, कोशिश हमारी यही होती है कि पहले 1 बन जाए। यहाँ तो खैर 1 बना बनाया है, तो 1 बन गया था, तो फिर हमने 0 बनाने की कोशिश की। पहला काम 1 बनाना, दूसरा काम 0 बनाना। तो चलिए इसी से रिलेटेड अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये सेकेंड भी हमको लर्न ही करना है। सेकेंड में क्या है वो देख लेते हैं। 1 1 1 फर्स्ट वाले में है 1 1 और 1, सेकेंड में है एक्स वाई जेड, सेम है। तीसरे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, लेकिन अब क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, तो फैक्टर्स भी जो है वो ज़्यादा हो गए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक और ये फैक्टर बन गया। तो अब हमारे पास कुछ इस टाइप की डिटर्मिनेंट दिखाई देगी। तो अब इस टाइप के कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है, LHS ले लेते हैं, और कोशिश हमारी रहती है कि 1 1 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर तो बना बनाया मामला है, कोई टेंशन ही नहीं। और हम क्या करते हैं, जो मेरी आदत है वो बता रहा हूँ मैं, कि हम पहले वाले कॉलम को टच नहीं करते हैं, बाकी दोनों को हम टच करेंगे। बाकी आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, C2 में C2 माइनस C3 कर देते हैं, और C3 में C3 माइनस C1 कर देते हैं। आप C1 में C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, कोई दो ऑपरेशन आप एक साथ ज़रूर करें, क्योंकि एक एक करेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाए कैलकुलेशन, तो वो ज़रूरी नहीं हम बड़ा करें। यहाँ पर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 जेड माइनस एक्स, और यहाँ जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब इनके फैक्टर्स में हम यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमको पता है, सभी को फार्मूला पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है इसका ये। तो अब यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1x एक्स क्यूब 0 वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, पहले वाले में से देखें तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन है, तो हमने y माइनस जेड ले लिया सेकेंड कॉलम से, और थर्ड से z माइनस एक्स ले लिया। अब बचेगा 1x एक्स क्यूब 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 0 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर एक काम तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपैंड कर दें, यहाँ पर एक हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं कि एक्सपैंड कर दें, या फिर थोड़ा सा एक काम और रुक के किया जा सकता है यहाँ पर, कि हम पहले यहाँ पर एक और जीरो बना लें, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो एक जीरो और मिल जाएगा। तो आप चाहें तो कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस करके भी बना सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो इतना बड़ा काम नहीं होने वाला है, वो छोटा ही होगा, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमने एक्सपैंड कर दिया सीधे सीधे, एक्सपैंड अलोंग R1, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया 1 के साथ क्या आ जाएगा, पहले आया है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ये माइनस ये करेंगे हम, ये माइनस ये, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो अब क्या कट हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट हो गया, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर बन रहा है, क्योंकि हमें साथ में ये भी तो देखना है कि हमें एक्स माइनस वाई लेके आना है। यहाँ x माइनस वाई कहीं बाहर आया नहीं है, तो हमने x और y को देखा, तुरंत एक साथ रख दिया, और जेड माइनस वाई जेड को एक साथ रख दिया। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ से भी हमको x माइनस वाई कॉमन मिलने वाला है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर की x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और दूसरा जो है यहाँ पर z कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कॉमन ले लेते, तो x माइनस वाई भी बाहर हमने ले लिया, तो ये आ गया y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और x माइनस वाई भी बाहर चला गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा RHS आ गया, यही हमें लेके आना। तो देखिए और बताइए इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। थर्ड डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या है। थर्ड में क्या है, 1 1 1 1 1 और 1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है। चेंज हुआ यहाँ पर भी, पहले में 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, दूसरे में फिर 1 1 1 के साथ 1 1 1 आया, लेकिन एक्स वाई जेड आया, लेकिन फिर क्यूब आ गया। अब दूसरे में तीसरे में क्या हुआ, स्क्वायर भी आ गया क्यूब भी आ गया, थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है बार बार। तो इसका जो रिजल्ट है वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो अब देखो इसमें भी क्या काम करेंगे, किस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे और वहाँ तक कैसे लेके आएंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही काम जो सब में करते आ रहे हैं, हमने क्या किया, C2 में C2 माइनस C3 कर दिया, और C3 में C3 माइनस C1 कर दिया। C1 को जो है वो टच नहीं किया, टच नहीं किया मतलब उसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया। C2 माइनस C3 किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया, जिसके फैक्टर में अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और यहाँ वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आ गया, उसके फैक्टर भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इतना तो अब आप समझदार हो ही गए। C3 माइनस C1 तो 0 हो गया, यहाँ पर जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर जेड माइनस एक्स के साथ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स हो गया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में क्या क्या कॉमन है। सेकेंड में कॉमन है वाई माइनस जेड, और थर्ड में कॉमन है जेड माइनस एक्स। तो जो बचेगा उसको फिर से लिख लेते हैं, 1x स्क्वायर और एक्स क्यूब, 0 वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, 0 जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। यहाँ तक पहुँच गए, ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या करेंगे ये समझते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक काम कर सकते हैं कि पहले तो एक काम है कि डायरेक्ट एक्सपैंड कर दूँ। तो डायरेक्ट एक्सपैंड करने का मतलब समझ रहे हो आप, देखो यहाँ से यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी बड़े बड़े टर्म मिलने वाले हैं। अगर हम थोड़ा रुक के यहाँ पर कोई एक एक्सपेंशन और कर देते हैं तो शायद ये और छोटा हो सकता है।
क्या एक्सपेंशन, क्या मतलब ऑपरेशन यहाँ पर किया जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर y प्लस जेड है, यहाँ z प्लस एक्स है। तो क्यों ना हम C2 में C2 माइनस C3 कर दें। C2 में ही हम C2 माइनस C3 अगर कर देते हैं तो कुछ थोड़ा छोटा तो डिटर्मिनेंट होगा ही होगा, और क्या छोटा होगा वो यहाँ पर अभी चेक हो जाएगा। फर्स्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़। C2 में C2 माइनस C3, तो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। y प्लस जेड में माइनस जेड माइनस एक्स कर दिया, तो जेड से जेड भी गया, y माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड में जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस कर दिया, और यहाँ आ गया 0 जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये आ गया। और यहाँ पर भी जेड स्क्वायर जो है वो कट हो गया। और हमें ये भी पता है कि हमको y माइनस एक्स या x माइनस वाई चाहिए ही चाहिए, तो और वो यहाँ पर हमको मिलना शुरू हो जाएगा इस लाइन में। देखो 1 0 और 0, इनको तो एज इट इज़ रख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ y माइनस एक्स मिल रहा है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बन गया। यहाँ पर एक्स क्यूब तो था ही, यहाँ पर अभी इस तरह का काम हमने पीछे भी किया है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड एक्स में जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा। 0 जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये बात समझ में आ गई भाई। यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हमने इनको साथ में लिया, और बाकी जो दो थे इनको साथ में ले लिया। कौन कौन सा, वाई जेड और जेड एक्स को यहाँ पर ले लिया, वाई जेड और जेड एक्स। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ तो x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो y माइनस एक्स है और यहाँ भी y माइनस एक्स है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं y माइनस एक्स, तो y माइनस जेड जेड माइनस एक्स तो था ही, 1 0 और ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई था, यहाँ पर जेड प्लस एक्स था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, आगे क्या होने वाला है, एक्स क्यूब, और इस पूरे में से और इस पूरे में से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया y प्लस एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले कॉलम में, जो ये वाला कॉलम है, इसमें सब में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर y माइनस एक्स है, इसको x माइनस वाई बनाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा। तो y माइनस जेड जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई भी हमने कॉमन ले लिया, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0, यहाँ पर तो -1 आ गया, और यहाँ भी एक माइनस बचेगा क्योंकि वहाँ पर हमारा y माइनस एक्स था और हमने x माइनस वाई बाहर कॉमन लिया, और यहाँ 0 जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स हो गया। अब क्या मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टर तो हमको मिल ही जा चुके हैं, और हमें चाहिए 4 फैक्टर मल्टीप्लाई में, तो 3 मिल गए तो एक तो अपने आप मिलना ही मिलना है। तो हमने एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड अलोंग R1। देखो बार बार हमने C1 को टच नहीं किया और बार बार एक्सपैंड R1 के अलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी आदत बना लेंगे तो इस तरीके से फिर जो है एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा आपका। अब यहाँ पर ज़रा सॉल्व करते हैं, तो देखो -1 इंटू कितना है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स,
फिर इस जेड का अंदर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। जेड एक्स से ये जेड एक्स कट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट हो गया। तो अब देखिए हमारा आंसर आ चुका है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारा आर एच एस जो है वो आ गया। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अब देख डालें आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ओके तो हो गया नोट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें क्वेश्चन दिया है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई ऐसे दिया हुआ। और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो जो आर एच एस है तो वो तो सेम है। अगर जो भी हमने क्वेश्चन किया था ये नीचे उसका प्रूफ लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और 3 फैक्टर मल्टीप्लाई में, तो बिल्कुल सेम है। तो एल एच एस भी सेम ही होगा, बस थोड़ा सा इसमें जो है चेंज करना पड़ेगा, हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, हम क्वेश्चन में ये भी चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई डिटर्मिनेंट में वन 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 लेके आना है, यहाँ तो वन दिख ही नहीं रहा है और कॉमन भी कुछ नहीं दिख रहा है किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम, दो कॉलम या दो रो में देख लो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करें, वन 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 कैसे लेके आए, जीरो फिर कैसे बनाएंगे, अगर वन वन नहीं आएगा तो जीरो कैसे बनेगा। तो देखिए कैसे आएगा वन वन, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, समझिएगा यहाँ पर आप। हम क्या करेंगे, जो ये हमारी क्या है आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस वाले में, तो यहाँ वाई जेड मिल रहा है, यहाँ जेड एक्स मिल रहा है और यहाँ एक्स वाई मिल रहा है। सब में एक एक कम है, मतलब किसी में अगर एक्स वाई जेड चाहिए तो किसी में वाई जेड है तो एक्स नहीं है, किसी में जेड एक्स है तो वाई नहीं है। अगर हमें तीनों को एक्स वाई जेड बनाना पड़ेगा तो आर वन में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का। तो जैसे ही आप आर वन में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आर वन हो जाएगा, आर टू में करेंगे वाई का तो वाई आर टू हो जाएगा और आर थ्री में करेंगे जेड का तो जेड आर थ्री हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने से मना किया था कि आप स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतने ही टाइम्स हो जाता है, या तो आप उस बात का ध्यान रखें। जैसे मैंने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये x टाइम्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करेंगे, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद जब हम आर वन में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन जो है यह एक्स है वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाएगा। दूसरा वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड। तीसरा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। साफ साफ आपको आर थ्री में, सॉरी सी थ्री में, कॉलम थ्री में आपको एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन दिखने लगेगा। तो हम एक्स वाई जेड कॉमन निकाल देंगे बाहर। तो एक्स वाई जेड बाहर वेट कर ही रहा है कटने के लिए, अपॉन में था ही, ऊपर भी आ गया। तो आ गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन, वाई स्क्वायर वाई क्यूब और वन, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और वन, ये बन गया।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही है क्वेश्चन हमारा, ये तो दोनों कट हो गए। अभी देखने में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन है। कैसे, देखिए मैं क्या करूँगा, इसको जो है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 1 1 1। हमने क्या किया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया। जितनी रो थी उनको कॉलम बना दिया, जितने कॉलम थे उनको रो बना दिया, क्योंकि हमें पता है ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो हमने रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया। जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे हमको कॉलम दिख रहा था उसको फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड को सेकंड कॉलम को सेकंड रो, थर्ड को थर्ड रो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 बार अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन करूँगा तो उसके बाद हमें वही डिटर्मिनेंट मिलने वाला है। इसको इधर भेज दो, ये तो हम उसको बना रहे हैं, नहीं तो हमें यहीं से सॉल्व कर लेना चाहिए था। मैं तो ये सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो डिटर्मिनेंट दिखने लगे। तो 1 1 1 ये हो गया, क्योंकि जब पेपर में आएगा तब तो आपको क्वेश्चन थोड़ा ना याद रखना है, तब तो आपको पूरा सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है, यहाँ पर कोई टच नहीं हुआ। और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो एक बार आपने ऑपरेशन किया, स्विच किया, फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाली रो को थर्ड में बनाया तो एक माइनस आ गया। अब यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि सेकंड को थर्ड में स्विच करा देते हैं। थर्ड सेकंड में आएगा तो माइनस के साथ वो एक माइनस और आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब ये सेम क्वेश्चन जो है वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन था यही सेम क्वेश्चन बन गया। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो यहाँ लिख लेते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, थर्ड, क्योंकि ये फोर्थ हम कर रहे थे, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड। और फिर सेम वही प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे आपको। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी से मिलता जुलता उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने ये भी सीख लिया कि भाई कभी भी अगर हमारे पास कॉमन नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करके कॉमन ला सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि 1 1 1 कैसे लेके आए। कहीं भी 1 दिखाई नहीं देगा, अगर हमें 1 लेके आना है तो हम 1 कैसे लेके आए। ठीक है, उसके बाद एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, वो कभी जेई में पूछा भी गया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, और उसको हम सर्कुलेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसको हम सर्कुलेंट बोलते हैं। सर्कुलेंट, वैसे नाम में कुछ नहीं रखा है, नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्कुलेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, और बल्कि इसको एक क्वेश्चन की तरह याद रखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कभी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, मतलब सारे सेम नहीं है और ये सारे ए बी सी पॉजिटिव है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी ए और सी ए और ये बी, ये तीन अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। फर्स्ट कॉलम में ए बी सी है, सेकेंड में बी सी ए है और थर्ड में सी ए बी है। इज निगेटिव, कह रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर ए बी सी जो है वो तीनों पॉजिटिव है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, दूसरी बात ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो ये वाली वैल्यू मिलेगी ये निगेटिव होगी। मतलब हमको क्या प्रूफ करके लाना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा निगेटिव हमको प्रूफ करके लाना है कि ये निगेटिव होगा। तो एक तो ये हो सकता है कि आप भाई ए बी सी की कोई वैल्यू एज्यूम कर लें, कोई अलग अलग वैल्यू ले लो जो 0 से बड़ी हो,
पॉजिटिव हो और इक्वल ना हो, जैसे 1 2 3 ले सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा डिटर्मिनेंट की नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है कोई विदाउट एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल लेके तो हम वेरिफिकेशन करते हैं, हमें अगर इसको थ्योरम की तरीके प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ए बी सी ए और सी ए बी, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपैंड कर देते हैं और किसी के भी अलाउ करो, चाहे R1 करो या C1 करो, कोई टेंशन नहीं। तो हमने पहले एक्सपैंड किया तो ये आ गया ए के साथ क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर। फिर माइनस बी के साथ जब लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, और जब सी के साथ लेंगे तो ए बी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू जो है वो हमारी बन जाएगी ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। तो ये अगर आपको याद हो तो आपका ये एक फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये एक फार्मूला बन गया। अब इसको यहाँ से करने के जो है वो दो तरीके हैं, इसको नेगेटिव प्रूफ करने के। पहली बात तो यहाँ बाहर माइनस आ रहा है, लेकिन पता नहीं ये अंदर वाली वैल्यू भी हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो क्या करेंगे। तो हम कैसे प्रूव करें कि अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, हमें ये प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना कि अंदर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तभी तो बाहर माइनस लगा है। हम सिर्फ इसी को देख के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं है अंदर वाली वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए, और बाहर एक नेगेटिव है तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव कर दे। तो इसलिए हमको मेन मोटो हमारा ये है कि इसको हमें पॉजिटिव प्रूफ करना है। तो आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी को हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को ले लेते हैं बाहर और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब देखो ये फार्मूला जो है कुछ ऐसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, हाफ तो बाहर रहने देते हैं, 1/2 हो गया। एक ए स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं, एक ए स्क्वायर इससे ले लेते हैं और एक बी स्क्वायर इससे ले लेते हैं और एक 2ab इससे ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बी यहाँ से ले लेते हैं, एक सी यहाँ से और एक बी सी यहाँ से, तो ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो बचेगा वो बचेगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप जो है इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखें, ये जेई वालों का फेवरेट फार्मूला है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पेपर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आप ज़रूर अच्छे से इसको बॉक्स वॉक्स के अंदर बंद कर लेना। वैसे तो मेन फार्मूला जो 9th क्लास में है वो तो ये है, बट उसमें उन्होंने थोड़ी सी कलाकारी करके उसको यहाँ तक लेके आए हैं, तो आपको इसका जो है वो खास ध्यान रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फ़ायदा क्या है इसका, वो अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है आपको, कि जो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया उसका क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा हुआ उससे हमारा। तो देखो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो बन जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा। अब ये बनने के बाद क्या होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान से इस पार्ट को देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वैल्यू पॉजिटिव देगा,
ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव देगा, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। 2 भी पॉजिटिव है, और a प्लस बी प्लस सी ये भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव है। तो बाहर जो है वो माइनस लगा हुआ है और अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव हमने प्रूव कर दी है। तो इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ए बी सी है और बी सी ए है और सी ए बी है, इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव ही रहने वाली है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एक बार जेई में पूछा गया। अब इसमें किस पॉइंट पे किसको कहाँ प्रॉब्लम है आप जरूर बताएं। तो देखिए, जो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूव करके लाना था कि जो ए बी सी है वो नेगेटिव है। तो यहाँ तक का जो काम हमने किया है वो तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ के बाद जो है ये इसको हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट मेथड है। इसी के बाद एक मेथड और मैं बताता हूँ। उसका मेथड जो है बहुत छोटा है और बहुत इजी है, वो आप एक लाइन के बाद समझ जाएंगे कि हाँ ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए, जो ये फर्स्ट मेथड बताया गया इसका भी आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको यहाँ से नोट कर लेते हैं सेकेंड मेथड को, और सिर्फ वहीं से हम सॉल्व करेंगे। जो सेकेंड मेथड है उसको हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि जो ए बी सी है, बी सी ए है और सी ए बी है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, शायद ये हमने यहाँ तक लिया हुआ था। अब इसके बाद इसको प्रूव करते हैं कि इसके बाद हम यहीं से प्रूव कर देंगे कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारा मेन मोटो है कि ये पॉजिटिव प्रूव हो जाए। अभी ये पॉजिटिव नहीं बोलेंगे इसको, हमारा मेन मोटो क्या है कि ये पॉजिटिव प्रूव हो जाए। तो देखो, आपने एम और जीएम इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, एम एंड जीएम इनइक्वालिटी क्लास 11th में आपने एम जीएम से रिलेटेड एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि एम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है। इक्वल टू कब होता है? जब वो तीनों नंबर सेम होते हैं, और वैसे हमेशा एम जो होता है वो जीएम से बड़ा होता है अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। सेम नंबर में इक्वल हो जाता है एम और जीएम, और अगर ए बी सी डिफरेंट नंबर है तो वहाँ पर एम हमेशा जीएम से बड़ा होता है। तो हमने लेट कर लिए 3 नंबर ए बी सी है, ये 3 डिफरेंट नंबर है, और अगर ये सी तीनों डिफरेंट नंबर है तो 3 नंबर का एम और जीएम निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर 3 ए बी सी 3 नंबर है तो इनका एम निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, जो एवरेज होता है, और जीएम जो होता है वो क्यूब रूट होता है। जैसे 2 नंबर ए और बी है तो उनका अंडर रूट होता है। हाँ, तो इसका क्यूब रूट ऑफ ए बी सी बिल्कुल सही है। तो ए एम जब आप निकालेंगे तो हम जो है वो 3 नंबर ए बी सी ना लेट करें, ये तो हमने फार्मूले के लिए हमने ए बी सी लेट किया। हमने 3 नंबर लेट कर लिए, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, क्योंकि ऊपर कहानी जो है वो हमारी ए क्यूब पे डिपेंड कर रही है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पे। तो हमने ये 3 नंबर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ले लिए। तो ये इन तीनों का जो ए एम होगा वो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3। अब ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, और जी एम क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो यहाँ से आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो ग्रेटर देन होगा 3abc के, क्योंकि देखो क्यूब रूट से ये क्यूब हट जाएंगे सारे के सारे, और ये जो 3 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये 3 पहले से था, एक 3 और है, ये 3 नहीं है, ये तो क्यूब रूट है। तो ए क्यूब का ए आ जाएगा, बी क्यूब का बी आ जाएगा, और सी क्यूब का सी आ जाएगा, और ये जो 3 यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमेशा 3abc से बड़ी होगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमने बोल दिया, और यही हमको ऊपर बोलना ही है, यही तो हमें प्रूव करना था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो पॉजिटिव प्रूव कर दो, क्योंकि बाहर तो माइनस लगा हुआ है ही। बाहर देखोगे आप तो बाहर तो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। इतने पार्ट को हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ये वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो गया। तो अगर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो गया तो जो हमारा डिटर्मिनेंट था ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, इसकी वैल्यू माइनस और ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव प्रूव कर दी हमने कि ये पॉजिटिव है। तो यानी पॉजिटिव इंटू माइनस करके ये निगेटिव वैल्यू आ गई। तो निगेटिव का मतलब ही हो गया कि इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होगी। ए बी सी ए और सी ए बी जो है वो लेस देन जीरो है। ए बी सी ए और सी ए बी ये नेगेटिव है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? ओके। उसके बाद जो है वो टेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वो इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेई में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। अब देखिए डिटर्मिनेंट, जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है वो है क्या, किस तरीके से। एक तो पहला मेथड तो जो होगा कि उसमें क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको पहले आप एक्सपेंड कर दीजिए, और एक्सपेंड करने के बाद जो है फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा डिटर्मिनेंट आएगा जिसको एक्सपेंड करना बहुत बड़ा काम होगा, एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होगा जिसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने का एक दूसरा मेथड भी होता है। वो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दो तरीके के मेथड हो गए, एक तो पहले आप एक्सपेंड कर दीजिए, बाद में डिफरेंशिएट कर दीजिए। वो तो वैलिड है, वो तो सभी जानते हैं, उसमें तो कोई ऐसा खास काम नहीं कि भाई कोई डिटर्मिनेंट मिला, उसको एक्सपेंड कर दिया, उसकी वैल्यू निकाल दी और उसके बाद देन उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये जो दूसरा मेथड है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सपोज कर लेते हैं कि हमें मान लिया कोई डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू या डी ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके से हमको डिटर्मिनेंट मिला, और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। कोई ऐसा हमने लेट कर लिया, तीन रो वाला डिटर्मिनेंट हमको मिला। अब इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डी अपॉन डी एक्स और ये डी ऑफ एक्स, या इसको डी डैश एक्स भी बोलते हैं। डैश का मतलब, अब यहाँ पर डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से है, ना कि ये ट्रांसपोज से है। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स में क्या होगा, डी डैश एक्स में पहली बार में क्या होगा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, बाकी दोनों रो को कुछ भी टच नहीं करना है। इसमें जो है ये तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। ये जो डिटर्मिनेंट है ये तीन रो में ब्रेक होगा, तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, सॉरी। और इन तीन डिटर्मिनेंट में पहले क्या होगा, पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड थर्ड को एज इट इज़, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट थर्ड को एज इट इज़, फिर थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा प्रॉपर मेथड है। नहीं नहीं, पार्शियल नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, कुछ ऐसा ही पार्शियल में भी होता है, उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कर देते हैं,
तो एक्स को करते हैं तो वाई और कांस्टेंट को कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, और वाई का जब करते हैं तो एक्स और सारे कांस्टेंट को कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें एक रो को करना है, बाकी दोनों रो को एज इट इज़ छोड़ देना है। और जो काम हम रो वाइज कर रहे हैं वही काम हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मतलब चाहे हम रो वाइज करें तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पर हमने रो वाइज किया है। अगर इसी को हम कॉलम वाइज करना चाहें तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों से हम कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें रो वाइज ही करना है। क्वेश्चन देख के हमको आइडिया होगा कि हमें इसको कॉलम वाइज करना है कि रो वाइज करना है। वो क्वेश्चन जब हम देखेंगे तब हमें आइडिया होगा। हो सकता है कॉलम वाइज करने के बाद डिटर्मिनेंट ज़्यादा इजी बन रही हो, और हो सकता है रो वाइज करने के बाद डिटर्मिनेंट ज़्यादा इजी बन रही हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारा ये हमें डेल्टा ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x और 3x स्क्वायर 0 2 और 6x, और यहाँ कहा जा रहा है फाइंड आउट करना है डेल्टा डैश एक्स या डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स, ये हमें डिफ्रेंशिएट करके लाना है। तो देखो, एक तो मेथड इसका है, फर्स्ट मेथड क्या होगा इसका, अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, जो कि ये तो डिटर्मिनेंट बहुत इजी है, डेल्टा एक्स को हम क्या करें एक्सपेंड कर लें, और ये एक्सपेंड भी हो जाएगा इजीली, एंड देन डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ये तो सभी को पता है, लोग ऐसे ही करेंगे, तो उसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। लेकिन हम इसको ऐसे, कई बार क्वेश्चन इस तरह करने से ज़्यादा इजी है। लेकिन अभी जो है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा सेकेंड मेथड है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, देख के हमको आइडिया होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा मेथड देखना क्या है कि डेल्टा डैश एक्स किया है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट, सेकेंड डिटर्मिनेंट और थर्ड डिटर्मिनेंट। अब हमें लगेगा यार ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें तो तीन तीन डिटर्मिनेंट बन रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये और छोटा होने वाला है, आपके क्वेश्चन को ये काफ़ी छोटा कर देगा। कैसे, देखो, जैसे पहले वाली रो को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो 1, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड को हमें टच नहीं करना है, सेकेंड और थर्ड को एज इट इज़ नोट कर देना है, 0 2 और 6x। फिर सेकेंड में हम सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को टच नहीं करना है, टच नहीं करना मतलब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 0 2x का 2 और 3x स्क्वायर का 6x। और थर्ड में हमें फर्स्ट और सेकेंड को टच नहीं करना है, मीन्स डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ उसमें हमें थर्ड को करना है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 0 0 और 6x का 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट वाला आपका बना हुआ है ये ऑटोमेटिकली सीधे ज़ीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें R1 और R2 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। ये वाला अगर आप ध्यान से देखें तो R2 और R3 आइडेंटिकल हो गए, दिख रहा है। तो बचा कौन सा, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट ये बचा हुआ है जिसमें दो जो है वो ज़ीरो हैं, तीसरे वाले को हमें सीधे सीधे सॉल्व कर लेना है। तो हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड अलोंग सी अलोंग R3, क्योंकि ये R3 जो है वो बहुत इजी है, दो जीरो मिल जाएंगे, तीसरा 6 के साथ मिल जाएगा, तो डेल्टा डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। और 6 जब आएगा तो कौन कौन बचने वाला है, 6 गया और ये गया, एक्स एक्स स्क्वायर 1 और 2x, तो 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी ये आ गया हमारा 6x स्क्वायर। डेल्टा डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6x स्क्वायर। अब कोई पूछे कि भाई आपने ये कॉलम वाइज क्यों नहीं किया, आपने रो वाइज क्यों किया, तो हम क्या जवाब देंगे उसको, हम उसको ये जवाब देंगे कि भाई यहाँ पर कॉलम वाइज करने से कोई भी दो डिटर्मिनेंट सेम नहीं होने वाले। क्वेश्चन देख के हमको आइडिया हो रहा है कि ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का ही डिफरेंशिएशन सेकेंड रो में दिया हुआ है, और सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन थर्ड वाले में दिया हुआ है। तो फिर हम कॉलम वाइज करके क्या मिलेगा हमको, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो सेकेंड थर्ड एज इट इज़ रहेगा,
सेकेंड कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ रहेगा, लेकिन कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो सेम नहीं बनने वाला है। और अगर सेम नहीं बनने वाला है तो ज़ीरो नहीं होगा। तो फ़ायदा क्या होगा कि एक डिटर्मिनेंट को तीन तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक भी कर दिया और फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। तो अब बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी भी? बोलो। कहाँ पर?